और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं आपके साथ राम मोहन शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुद्दे हवा हैं और ऐसा लगता है कि चुनावी जीत के लिए गालियां ही सर्वोत्तम दवा है। जी हां, कर्नाटक में चुनावी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान एक बार फिर गालियों के धनुष पर चुनावी प्रत्यंचा चढ़ाई और कांग्रेस पर भर भर कर आरोपों के तीर चलाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा सांप है और कांग्रेस उनकी तुलना सांप से कर रही है। पीएम बोले कि सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और कांग्रेस जो अपमान कर रही है, जनता अपने वोटों से उसका हिसाब चुकाएगी। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखा प्रहार किया। प्रियंका ने कहा कि पहला प्रधानमंत्री देखा है जो गालियां देने के नाम पर अपना दुखड़ा जनता के सामने रोते हैं। प्रियंका बोली कि मोदी जनता की परेशानियों की लिस्ट नहीं बनाते बल्कि गालियों की लिस्ट बनाते हैं। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस को जो गालियां दी गई हैं उसकी लिस्ट नहीं बल्कि किताब छप जाएगी। इतना ही नहीं, प्रियंका बोली कि पीएम को राहुल गांधी से सीखना चाहिए जो गाली नहीं गोली खाने की बात करते हैं। इस मुद्दे पर दोनों ही तरफ से तीखी बयानबाजी हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना कांग्रेस के डीएनए में है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि भगवान के गले का सांप नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जनता के गले में पड़ा सांप खतरनाक हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम को गाली पर कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। कुल मिलाकर फिलहाल तो कर्नाटक चुनाव में अपशब्द से उभरा सांप ही सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है। लेकिन क्या गालियों का मुद्दा किसी को वोट भी दिला पाएगा? क्या गालियां जीत की दवा बन सकती हैं? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के इस गाली गलौज का जो धरा जवाब वोट के माध्यम से देकर के उनके इन सारे मंसूबों को चूर चूर कर। मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. Abusing Prime Minister is part of the Congress DNA. The more they accuse the Prime Minister, the more the people will bless him. भगवान के गले में पड़ा हुआ सांप भगवान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जनता के गले में पड़ा हुआ सांप खतरनाक साबित हो सकता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये भारत का अपमान करते हैं। तो एक बात के कितने आयाम हो सकते हैं या उसको कितनी तरह से समझाया जा सकता है, ये इन नेताओं के बयान के जरिए आपको पता चला होगा कि एक बात को कितना विस्तार दिया जा सकता है, किन किन नजरियों से उसको देखा जा सकता है, इसको भी आपको समझना चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवाशीष जरारिया इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और घनश्याम तिवारी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जरारिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो ईश्वर रूपी जनता के गले के सांप बनने के लिए भी तैयार हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो ये भी हमें कबूल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोल दिया वो एक तरह से उनके गले की फांस बन गया है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कुछ भी कहा उस पर उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो मत था उन्होंने स्पष्ट कर उस पर खेद भी व्यक्त कर दिया, और वो क्या कहना चाह रहे थे अपने शब्दों वो भी उन्होंने बता दिया। वो सब कुछ जनता के सामने। लेकिन मुझे हास्यास्पद लग रहा है कि एक राज्य का चुनाव प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 9 साल सत्ता चला ली हो और आज 100वें दिन जो 100वां एपिसोड था मन की बात का वो करके बैठे हूँ, और उसके बाद चुनाव में उनके पास अपने कार्यों को बताने के लिए, उनकी केंद्र सरकार के कार्यों को बताने के लिए और राज्य सरकार के द्वारा
किए हुए कार्यों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास केवल ये है कि भाई मुझे मारा, हाय मुझे मारा, हाय मुझे गाली दे रहे हैं। हमने एक बार नहीं, प्रधानमंत्री का ये रूप हमने बार बार देखा है जी। जब भी वह राजनीतिक रूप से गिर जाते हैं, जब भी जनता को बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, तब वो जनता के सामने आकर दुहाई देते हैं, रोते पीटते हैं कि हाय मुझसे ये कहा, हाय मुझसे वो कहा। एक बार तो मैंने उनको ये भी कहते हुए सुना, आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में कह रहे थे ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं, मुझे वो कह रहे हैं। मैं तो जनता से कहना चाहता हूं कि मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए, और 50 दिन के बाद अगर आपकी परेशानी में एक भी परेशानी आपकी रह जाए तो आप जिस चौराहे पे कहोगे, जिस चौराहे पे खड़ा करोगे, वहाँ जो भी सजा तय करोगे वो सजा पाने का मैं हकदार हूँ, मैं वो मंजूर करता हूँ। ये सब प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व है और प्रधानमंत्री जी से ये सब शोभा नहीं देता। एक विराट व्यक्तित्व है उनका, बड़े व्यक्ति हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए। इससे आगे बढ़िए, जनता भी अब कहने लगी है, वो भी ऊब चुकी है जी। जो कर्नाटक के मुद्दे हैं, कर्नाटक में व्यापक भ्रष्टाचार, 40% से जो कमीशन पे जो सरकार चल रही है भ्रष्टाचार की, उस पर जवाब देते, जो महंगाई बेरोजगारी है उस पर जवाब देते। उन्होंने कर्नाटक की सरकार क्यों गिराई इस पे कभी जवाब दे देते, लेकिन इस पे वो कभी जवाब नहीं देंगे। और इसका दूध का दूध, पानी का पानी 15 मई को जनता कर देगी। ठीक है, अब मैं आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। बहुत से सवाल हैं, दूसरे राउंड में आपके पास जरारिया साहब आएंगे, लेकिन आरपी सिंह आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? प्रधानमंत्री खुद इस बात को कल भी उन्होंने कहा, आज के भाषण में भी उन्होंने कहा, यानी कि वो इसको बड़े मुद्दे के तौर पर जनता के सामने ले जाना चाहते हैं। देखिए, बड़ा मुद्दा तो डबल इंजन की सरकार है, परंतु जिस प्रकार से निरंतर प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर कर गालियां निकाली जाती हैं, जिस प्रकार से ओछे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी नीच जाति का, इस प्रकार के जो चाय वाला अलग अलग प्रकार के शब्दावली प्रधानमंत्री जी को लेकर इस्तेमाल होती है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश के प्रधानमंत्री को जब इस प्रकार के आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तो स्पष्ट है कि आपकी इच्छा और मंशा क्या है, क्योंकि दिखता है कि फ्रस्ट्रेशन है, आपको चुनाव में हालत आपकी खराब है, चुनाव जीत नहीं रही, इसलिए ऐसी बात करें। नहीं तो आप उत्तर देते कि जिस प्रकार से 48 लाख वहां पर शौचालय बनाए डबल इंजन की सरकार ने, उसका को उत्तर देते आप सांप की जगह, जहरीले सांप की जगह, या जिस प्रकार से लगभग 1 करोड़ 1 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा वहां की सरकार ने नल से दी, इसका कोई जवाब देते आप? ये तो जिस प्रकार से 7 लाख लोगों के सिर पे छत दी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, इन चीजों का जवाब देते। जब उज्ज्वला योजना में जिस प्रकार से कोई 25 लाख बहनों को घर पे गैस का चूल्हा दिया, जिस प्रकार से वहां पर लगभग 15 से 17% और एसटी का 3 से 7% जो वहां पर रिजर्वेशन था बढ़ाया। और हम तो कहते हैं मुसलमान जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के अनुसार से नहीं हो सकता था रिजर्वेशन, उनको काटकर हमने जहां होना चाहिए था वहां दिया। इन प्रश्नों के उत्तर दें, पर इन प्रश्नों के उत्तर तो देते नहीं हो, वो बाकी सब बातें कहते हैं। हम तो कह रहे हैं ये चुनाव आप जो डेवलपमेंट का एजेंडा उस पर लड़े, उसकी चर्चा करें कि आपका बेटर एजेंडा क्या है, आपका ठीक है, लेकिन सिंह साहब उसके बारे में बात करें। नहीं, ठीक है, आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये बार बार प्रधानमंत्री तो मंच से कह रहे हैं और कांग्रेस का ये सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है कि प्रधानमंत्री विराट व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्हें बार बार इन छोटी बातों को क्या जनता के सामने उठाने की आवश्यकता है? नहीं, जनता के सामने अगर आप प्रधानमंत्री जी को सांप कहेंगे, विष वाला सांप कहेंगे, विनमस स्नेक कहेंगे, तो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने तो आपको मतलब ये कहा कि हम तो जनता के जो शिव के गले का सांप है वैसा सांप है और हम जनता की भलाई के लिए किसी हद तक जाएंगे जी। ये है विषय, ये ताकि लोगों के ध्यान में आए कि आप किस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, निरंतर करते हैं। ये पहली बार नहीं बोला उन्होंने, खड़गे साहब ने रावण बोला पीछे भी गुजरात के अंदर। तो खड़गे साहब कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जो अपनी मर्जी से बोलते हैं। जो उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और अगर स्क्रिप्ट दी जाती है तो कांग्रेस पार्टी के जो उनके आला कमान है, उनके भी आला कमान है, जो उनके आला कमान है उनको जो स्क्रिप्ट देते हैं वो पढ़ते हैं, वो उत्तर दे कि किस प्रकार की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री को लेकर। परंतु जो मूल मुद्दा है वो है डेवलपमेंट, जो
जो डबल इंजन की सरकार के चलते हुए वहां पर लोगों को लाभ मिला है, वो है मूल मुद्दा। जिस प्रकार से 15 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, अब जरारिया साहब ये कह रहे हैं आरपी सिंह जी कि आपके अध्यक्ष अगर जनता के बीच चुनावी सभा में कोई बात कहेंगे तो उसका आंसर भी चुनावी सभा में देना पड़ेगा, और जनता के सामने अगर बात नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? वोट वही देते हैं, वही तय करते हैं कि किसकी भाषा शैली बेहतर है, किसकी खराब। देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस मुद्दे को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। 3 से 4 दिन पुराना मुद्दा था और इस पर एक बार सफाई आ चुकी है। और जहां तक बात रही कि गलत शब्दावली प्रयोग करने की, तो जैसा कि आपने प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य दिखाया कि हमारे नेताओं के खिलाफ किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, निरंतर इनके खिलाफ दुष्प्रचार और गलत शब्दावली का प्रचार जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी किया गया है। यहाँ तक कि संसद में भी गलत भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने क्या कहा, कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं किया। ये व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी की झलक होती है कि कई बार इस तरह की बात करते जाती है तो उससे आगे बढ़कर, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि पीएम का पद कोई छोटा पद नहीं होता। ठीक, उसको चुनाव में लेके आना, सभा से संबोधित करना और खुद को बोला मैं तो साफ हूँ। अरे साफ के अगर हम खुद ही साफ मान ले खुद को तो फिर तो कई तरह की बातें निकल के आ सकती है। नहीं तो जितने, मैंने तो कहा शुरुआत में जितनी तरह की बातें इसमें निकल सकती हैं फिर निकालिए, और जनता के बीच अगर आप लोगों को कुछ भला बुरा कहा जा रहा है तो फिर जनता के बीच वो भी लेके जाइए और फिर जनता को डिसाइड करने दीजिए। भाई अगर शब्दावली बीजेपी के नेताओं की खराब है तो तय करने दीजिए कि ऐसे लोगों को फिर सत्ता में मत लाइए। ये स्वाभाविक है। मैं आऊंगा जरारिया साहब आपके पास, और घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तिवारी जी, इस तरह की भाषा शैली को लेकर हम कल भी आपसे बात कर रहे थे, अभी फिर से देखिए एक नए दायरे की तरफ बढ़ गया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो तो जनता अगर जनार्दन है तो उसके गले का सांप बनने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की भाषा शैली होनी नहीं चाहिए, खासतौर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। नमस्कार राम, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अगर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं को सांप मान लिया है तो मान लिया है। अब प्रधानमंत्री जी से बहस कौन कर सकता है? संसद में तो बहस होने नहीं देते हैं। और बाकी जो जनता सवाल पूछती है, चाहे आज के अखबारों में जो सवाल हैं, जो हमारी बेटियां पूछ रही हैं जंतर मंतर पे, जो उनके सांसद के ऊपर आरोप लग रहे हैं, या बाकी जो सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री जी से, या बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उसमें सांप नजर आता है कि जनता के विश्वासों के साथ विश्वासघात नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करने दीजिए। लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं, अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में सोशल मीडिया पर और अन्य मंचों पर ये चर्चा होने लगेगी प्रधानमंत्री जी रोंदू हैं, क्राई पीएम हो गए हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर पे सीएम का टैग चिपकाया, चस्पा हो गया है। तो सवाल यह है कि इस तरह का इमोशनल अत्याचार जनता के ऊपर क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी शुद्ध भाषा में जाके ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारा एजेंडा है कि हम आपको एक भ्रष्ट सरकार नहीं देंगे, जैसा 40% सरकार की बात की गई, हम आपको एक मुख्यमंत्री देंगे, मुख्यमंत्री का नाम बताते। वाकई प्रधानमंत्री तो वहां के मुख्यमंत्री होने नहीं वाले, लेकिन दो मुख्यमंत्री बदलने के बाद एक सरकार जो कि संवैधानिक तरीके से बनी थी, उसको असंवैधानिक तरीके से तोड़ने के बाद, भ्रष्ट तरीके से तोड़ने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 3 साल में 2 मुख्यमंत्री दिए, और इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी वहां जाने के बाद मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं। उसकी पृष्ठभूमि में नड्डा जी कहते हैं कि कर्नाटक को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कौन है? कर्नाटक एक देश का राज्य है, और कोई कहे कि उस राज्य को देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्या प्रधानमंत्री जी की मिल्कियत है? क्या उनकी प्राइवेट जागीर हो गया है भारत की? अब भारत के अलग अलग राज्यों को प्रधानमंत्री के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। और उसी तरीके से अमित शाह जी कहें कि अगर कांग्रेस जीत गई तो दंगे हो जाएंगे। अब देश का गृह मंत्री, जिस गृह मंत्रालय पर सेना को जहाज न देने का आरोप लगा हो, वो गृह मंत्री कह रहा है कि दंगे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि सत्ता इसलिए होती है कि संविधान के अनुसार आप देश का विकास करें, इसलिए नहीं होती है कि आप देश के ऊपर इस तरीके का इमोशनल अत्याचार करें। ठीक है, हमारे साथ संगीत रागी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रागी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि ये तो जनता के ऊपर इमोशनल अत्याचार हो गया, बार बार इस तरह की बात अगर करते हैं, बार बार ये बताते रहते हैं कि हमको 91 गालियां दी गई, और आज तो प्रधानमंत्री ने नई बात कह दी। देखिए, घनश्याम तिवारी ये स्वीकार कर रहे हैं कि इमोशनल बातें हैं।
ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री जी को जब गाली दी जाती है तो वो जनता के इमोशन के साथ जुड़ जाती है और जनता इसे लाइक नहीं करता है। और ये पूरा पैटर्न है कि जब जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष प्रधानमंत्री को गाली देता है, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता जो है वो वोट अपना दे देती है और उसे जिता देती है। ये गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस समय से लेकर के अब तक, चाहे वो चाय वाला प्रकरण हो या जो भी प्रकरण हो, आपको याद आता हो, जब जब कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, विपक्षियों ने ऐसा काम किया है, एक प्रकार से सेल्फ गोल किया है। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान कहा था गुजरात के 2 गद्दे। उनका इशारा जो है वो श्री अमित शाह जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए था। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी पूरी हैसियत और औकात दिखा दी। मैं राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक औकात की बात कर रहा हूँ, कोई और औकात की इसकी व्याख्या कृपया नहीं करें। तो मुझे लगता है कि ऐसा होता ही क्यों है। देखिए, राजनीति में व्यंग की शैली चलती है, आक्षेप और उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि आप कहें कि प्रधानमंत्री जो है वो डाकुओं का सरदार है, फलना है, प्रधानमंत्री रावण का सिर है, 100 सिर वाला रावण है, तो स्वाभाविक है यदि राक्षसी वृत्ति से आप उनका तुलना करें, विषैला आप उनका तुलना करें, तो ये चीज़ें विमर्श का मुद्दा बन जाती है। ये तो विपक्ष को देखना था कि कोई ऐसी बात ना कह करके सारा का सारा एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट पर रखता, लेकिन डेवलपमेंट पर तो रखा नहीं। जब भी ऐसी बात होती है, अभी घनश्याम तिवारी जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश का जरा चुनाव याद कर लीजिए, अखिलेश ने कौन कौन सी ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। और जब प्रधानमंत्री जी जनता के सम्मुख होते हैं तो ध्यान रखिए, ये सवाल विपक्ष को खुद से पूछना चाहिए कायदे से कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता उनके खिलाफ यदि कुछ बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वह इमोशनल मुद्दा क्यों नहीं बनता। और जब विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुद्दा ऐसा भाषा का प्रयोग करता है तो वो मुद्दा जनता के लिए इमोशनल क्यों बन जाता है। और इसका उत्तर एक साफ दिखता है कि जनता से विपक्ष कटा हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत नकारात्मक है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी और प्रधानमंत्री का ऐश्वर्य और प्रधानमंत्री का जो क्रेडिबिलिटी है वो जनता में बनी हुई है। जनता अपने आप को प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे बड़े ब्रांड हैं, वो भारत के ब्रांड हैं। और आप जब उसकी आलोचना करें इतना तक तो चलेगा, लेकिन यदि आप गाली गलौज की भाषा करें, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करें, तो वही जनता जो है वो इसका बदला ले लेती है आपको वोटों से। घनश्याम तिवारी, तो ये तो विपक्ष के लिए कटघरे में खड़ा करता है। बिल्कुल घनश्याम तिवारी, एक बात और कह दूं, देखिए 10 सेकंड और अपनी बात खत्म करता हूं। रागी साहब कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड और। देखिए, यदि आप कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो हाईवे बना है, जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, आज के दिन में वहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, 53% जो है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, आज के दिन में आप तुलना ज़रा कर लीजिए, कौन सा ऐसा राज्य है जो उससे प्रतियोगिता कर सकती है। महाराष्ट्र जैसा राज्य भी जो है उससे पीछे छूट गया है। तो ये कहना कि वहाँ पर काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल ही वाहियात बात है। ठीक है, घनश्याम तिवारी। देखिए, अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जब वो कोई सीमा तोड़ते हैं तो जनता फिर भी उनका साथ देती है। बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी जी को बार बार प्रधानमंत्री जी ने इस जो अमर्यादित तरीके से दीदी ओ दीदी जो हम फिल्मों में देखते हैं, किसी महिला को अमर्यादित तरीके से बोला जाता है, उस भाषा में बार बार उन्होंने उद्बोधन किया और बंगाल ने उनके खिलाफ वोट दिया। या फिर दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, बिहार के चुनाव में जब उन्होंने नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल उठाया था और पूरे बिहार में इस पर आक्रोश था, तो क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि देश के भाषा की राजनीति की भाषा शैली
जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनकी कविताएं उनकी भाषा की मर्यादा तय करती थी। आज प्रधानमंत्री हैं, जिस स्तर की भाषा वो कहते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कई बार टीवी चैनलों पर जो डिबेट होती है वो प्रधानमंत्री जी के स्तर पर चल रही है या प्रधानमंत्री जी उस डिबेट के स्तर पर चल रहे हैं, ये सोचने में आश्चर्य होता है। क्योंकि लेकिन घनश्याम तिवारी देखिए, दो चीजें आपने कही, एक तो आपने कबूल किया कि बंगाल में प्रधानमंत्री ने कुछ अभद्र बात कही और उसका रिस्पॉन्स जनता ने दिया। दूसरा, आपने याद दिलाया कि बिहार में डीएनए वाली बात कही, उसका रिस्पॉन्स जनता ने दिया। यानी कि जनता रिस्पॉन्ड करती है ऐसी बातों पर, आप ही कबूल कर रहे हैं ना। बिहार की जनता अगेंस्ट बिहार की जनता का रुख था और बंगाल की जनता का भी अगेंस्ट रुख था। यानी कि ऐसी बात पे जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं केवल आपके तर्कों को सही मानकर ये कंक्लूजन निकालता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हों, दूसरे नेता हों, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, भाई मोदी जी से सबक लेना चाहिए कि उन्होंने जो गलती की वो हम ना दोहराएं। बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक भाषा की जो सीमाएं हैं उसे बहुत पहले तोड़ चुके हैं और उसका असर आपको हर मंच पे दिखाई देता है। क्या देश के गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को साफ छुछुंदर नहीं कहा? क्या उत्तर प्रदेश की असेंबली में योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश जी को तुम्हें शर्म आनी चाहिए और बाप के नाम को लेकर के जलालत भरे बयान नहीं दिए? या भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल है वो देखिए कितनी अमर्यादित और जलालत भरी भाषा है उसमें, प्रेजेंटेशन है उसमें। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये तो न कहे आपका मीडिया सेल और उसका ट्विटर देख के आप पढ़ नहीं पाएंगे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कह रहा हूँ कि इसमें कम से कम ऐसे उदाहरण तो मत दीजिए जो आपके ही इससे गलत बैठ जाए। आपका ट्विटर हैंडल आपको याद होगा मीडिया सेल का, मैं तो देश क्या नहीं लिखा उस पे? मैं तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। आप अखिलेश यादव जी का आप अखिलेश यादव नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप आलोचना कीजिए, लेकिन घनश्याम तिवारी जी आप कम से कम ये तो मत कहिए कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल है, उसका आधिकारिक मीडिया हैंडल था। मीडिया हैंडल एक बात है, पार्टी का जो अपना हैंडल पार्टी का आधिकारिक मुख्य भैया, पार्टी का वो डिफेंस मीडिया सेल इसीलिए होता है कि वो विशेष रूप से बात कैसे रखी जाए अच्छे शब्दों में, इसीलिए मीडिया सेल बनाया जाता है, वरना तो कोई भी कुछ बोल दे। आपकी आलोचना दमदार है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपोजर है वो कम नहीं होता। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि कौन कितने पानी में नहीं है और कौन कितना शरीफ है, कितना अच्छा है, उसको वो तो जनता को डिसाइड करने दीजिए। उसके लिए आप सभी मेहमान तर्क रख रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी का तर्क भी जा रहा है, सिंह साहब भी तर्क रख रहे हैं, और जनता सुने और डिसाइड करे। मैं तो सिर्फ ये याद दिला रहा हूं कि कम से कम देख तो लें कि लिखा क्या गया है, पढ़ा क्या गया है, किस ट्विटर हैंडल से गालियां लिख दी गई, ये सारी चीजें जनता के सामने हैं और उन तक जब चीजें पहुंचती हैं तो वो फैसला करते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिंह साहब, विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि आप जब तुलना करने पे आते हैं तो साफ छछुंदर नेवला से तुलना कर देते हैं, आपके विधायक सोनिया गांधी जी को विषकन्या बोल देते हैं, और फिर जब विपक्ष के नेता आप लोगों पर कोई आक्षेप करते हैं या आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। देखिए, अभी आपने जब इनके ट्विटर हैंडल की बात, सॉरी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की बात करी तो किस प्रकार से भाग गए अपनी बात करते करते, किस प्रकार के शब्दावली इस्तेमाल की थी, याद है आपको? किस प्रकार से, मतलब आप वो किसी एक सभ्य समाज में लगता था किसी आप पोर्न फिल्म का कोई ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, तो इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती है। परंतु विषय वो नहीं है, मूल विषय है कि आप बार बार, और मैं वापस ये भी कह देता हूँ जी, किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करता हूं तो मैं उसको भी गलत मानता हूं, परंतु आप देश के प्रधानमंत्री को लेकर अगर अपशब्द इस्तेमाल करेंगे, जो देश की छवि दुनिया में, आज भारत की छवि दुनिया में बनी है उनको लेकर, और जिनके कारण से बनी है उनको लेकर अगर आप अपशब्द इस्तेमाल करें तो वो जनता का कारण है। और इसलिए है क्योंकि आप निरंतर बार बार वह करते हैं, एक बार नहीं, वो बार बार करते हैं और बार बार उसका आउटकम भी आता है। अभी घनश्याम तिवारी आउटकम बता रहे थे, भैया जैसा जो बोलता है उसका आउटकम भी आता है। और कभी प्रधानमंत्री जी ने अपशब्द नहीं इस्तेमाल किए किसी के बारे में, जिस प्रकार का ये जो बोला ना आपने, विष वाला सांप या इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार का सांप, इस प्रकार का शब्द कभी यूज नहीं किए। परंतु ठीक है, आप लोगों को अच्छा है, हम तो कहते हैं एक बार नहीं, जरा 10 बार और करिए, अपनी चुनावी रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। परंतु हमारा आज भी जो चुनाव का हमारा एजेंडा है वो है कि हमने 5000 वहां पर फिशरमैन को, मछुआरों को मकान दिए हैं। अभी हाल में वहां पर हमने लगभग 13 इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए, कुछ 5700 करोड़ से लगाकर इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए।
हम लोगों ने कोई 32,000 करोड़ रुपया शेड्यूल ट्राइब के अलग अलग स्कीम्स में हमने खर्चे। हमारे एजेंडा यही है, हमारे एजेंडे है कि हमने जो 5 साल में डबल इंजन की सरकार दी उसका आउटकम क्या है लोग वो देख रहे हैं। और अभी जो थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि किस प्रकार वहां पर डेवलपमेंट हुई है, किस प्रकार एयरपोर्ट बने, किस प्रकार मेट्रो आ रही है, किस प्रकार वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वो सब वहां के लोग देखते हैं। लोग उसी के आधार पर वोट देंगे। हाँ, आप जितनी गाड़ी निकालना चाहे अवश्य निकालें, वो आपका, मतलब मुझे कहते हो कोई शर्म नहीं, आपका डीएनए है, आपका डीएनए वैसे ही रहेगा, हम उसको बदल कर सकते। देवाशीष जरारिया जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जरारिया साहब, ये जो पूरा विषय है, इस विषय में जहां से शुरुआत हुई वो खरगे साहब का बयान है। अब आप भले ही कहते रहिए कि जनता के बीच नहीं जाना चाहिए या इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि विपक्ष के बैट्समैन को कौन सी बॉल पसंद है, तो कम से कम हम वो ऐसी डिलीवरी तो ना फेंकें जिसपे छक्का लगने का अनुमान है। देखिए, छक्का लगेगा, चौका लगेगा या क्लीन बॉल्ड होगी, ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बयान दिया और उस बयान को उन्होंने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण दे दिया और हमारे लिए मामला ही समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद मोदी जी इस मामले को कहां तक ले जा रहे थे? मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का, एक सेकंड रुक जाइए, आरपी सिंह जी, स्पष्टीकरण ये दिया था कि हम मोदी जी पर इंडिविजुअल हमला नहीं कर रहे थे। हम तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विषैली राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी की विषैली राजनीति है। कृपा कर उनका बयान चला दीजिए आप जी, उनका बयान चला दीजिए आप। ये देखिए कैसे झूठ पे झूठ बोलते हैं। मोदी जी का नाम लेकर, मैं चैलेंजर हूं, मोदी जी का नाम लेकर कहा कि मोदी जी विषैले सांप हैं, अगर आप उनको छुओगे तो आप मर जाओगे। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करिए आपने साहब, जरा कृपा करके बयान चला दीजिए। आप उसको घुमाने सिंह जी, आपका पॉइंट आ गया। हाँ ठीक है सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बयान दिया उस बयान के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण आ गया और खड़गे साहब ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि मेरा इंडिविजुअल, मैं मोदी जी को नहीं कहना चाहता था, मेरा जो भी मत था ना भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा को लेकर मेरा मत था, ठीक है। इस बात को लेकर उन्होंने खेद भी व्यक्त किया और स्पष्टीकरण भी दिया है ना। अब उसके बाद मोदी जी गाड़ी लेकर बैठे कि मुझे 91 बार गाली दी है, 92 बार गाली दी है, ठीक है, और ये मुद्दा वो जनता के सामने प्रेजेंट करे। जनता उसके लिए बिल्कुल खुलेआम है, जनता सोचने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक का जो चुनाव है वह मुद्दों का चुनाव है। कर्नाटक और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक विषैला सांप है। इससे देश की कोई जनता, कोई भी व्यक्ति इस देश का गुरेज नहीं कर सकता। जो पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती हो, वोटों पे विश्वास नहीं करती हो, नोटों से धड़ाधड़ राज्यों की सरकार गिरा के उसकी सत्ता हासिल कर रही हो, तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएगी? जब उसके पास जनता के बीच में कोई मुंह नहीं जाने का, इस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। ठीक, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रैली करने के लिए तैयार नहीं थे कर्नाटक में। ठीक, जरारिया साहब, आरपी सिंह आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर मैं रागी जी के पास जाऊंगा। सिंह साहब, ये बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जिन्होंने लगभग 96 बार इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी ने सरकारें कराई और ये बैठे घनश्याम तिवारी जी, इनकी सरकारें भी कराई और अपना गवर्नर राज लागू किया। तो ये लोकतंत्र की दुहाई देते अच्छे लगते, पहली बात। दूसरी बात, आप वही कहना चाह रहे हैं, अगर किसी सरकार ने कहा, हमने हमारे समय में कभी भी एक बार भी बता दीजिए जब हमने, ठीक है, जरारिया जी आपका पॉइंट आ गया था। सिंह साहब कंप्लीट कर ले, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। आपके विधायक आपके साथ, आपके पार्षद आपका साथ नहीं रहना चाहते और आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उसके पास हमारा क्या राज है? और ये बता दीजिए, जब आपने जनता दल सेक्टर का सरकार बनाई थी तो तब क्या समझौता हुआ था और क्या खेला हुआ था, वो भी बता दीजिए। आप बताइए ना जनता के बीच में जाकर, आप जनता के हम तो बता रहे हैं, जनता देख रही है और जनता समझ रही है। मूल मुद्दा कर्नाटक में आज डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और बम्बई जी की जो सरकार है वो है मूल मुद्दा, कि किस प्रकार से मोदी जी और बम्बई जी की जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से ग्राउंड पे डिलीवर कर रही है वो है मुद्दा। किस प्रकार से वह जन कल्याण की नीतियां लागू कर रही है वो है मुद्दा। किस प्रकार सिर पे लोगों को छत मिल रही है, किस प्रकार शौचालय मिल रहे हैं, किस प्रकार किसान सम्मान निधि मिल रही है, किस प्रकार वह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, किस प्रकार एयरपोर्ट बना नया, किस प्रकार से वहां पर मेट्रो रेल का जाल नया बिछ रहा है जी। उसकी चिंता करनी जनता, उस नाम पर वोट देंगे। ठीक सिंह साहब, देखिए दोनों लोग एक बार में बोलेंगे तो आवाज बेहतर नहीं आती है। अब सिंह साहब
अब जरारिया जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वास्तविकता में चुनावी व्यवस्था में यकीन नहीं है, उनको लगता है वो खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेंगे, तो काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आप घर बैठे जी, आपने अडानी जी को बहुत पैसा कमा दिया है और नोटों की गड्डी निकलवाई है और आप तैयारी कीजिए कि उसके बाद कौन कौन चलते जाता आपको खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के भी जरा हिसाब दे जाओ, कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है जो नेशनल हेराल्ड के हजम कर ली, किस स्तर पे रह गई है जरा वो बता जाइए। कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसके नाम पे बेल पे मारा, वो बता जाइएगा जरा एक बार। और जरा एक और सुनिए, अडानी जी अडानी करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आपने दोनों सरकारों में करारनामे कर रखे अडानी जी के साथ, कैंसिल करिए तुरंत। ठीक है, विषय इधर उधर जा रहा है, विषय इधर उधर जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी ये हालात बने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई करीबियों के साथ बीजेपी में आए थे, फिर वहां उपचुनाव भी हुए, उसमें से कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीती, यानी कि जनता ने कौन सा वोट दिया, इसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा। तो जो खामियां हैं पार्टी में, अगर आप उसको इस नाम पर ढकने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी ने विधायक खरीद लिए, अगर किसी ने विधायक खरीद लिए जनता के पास फिर है, वही कैंडिडेट दोबारा उतारे गए, सेम कैंडिडेट, वही कह रहा हूं, और फिर वो जीत के आए। राम मोहन जी, मैं आपका अगर एक तर्क मान भी लूं कि बीजेपी ने पैसा खर्च करके उनको खरीद लिया, मैंने पहला तर्क मान लिया, फिर वही कैंडिडेट दोबारा बीजेपी के टिकट पे उतरे उसी सीट से और वो फिर वापस जीत के आ गए। मैं उसका कारण बता देता हूँ ना आपको जी। उपचुनाव में पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती है, ये मुझे पहली बार पता चला। ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आपने मुझे पहली बार कराई कि उपचुनाव में पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। उपचुनाव में भैया पार्टी चुनाव लड़ती है, ज्यादा जोर लगा के लड़ती है, और उस चुनाव में तो इसलिए आपकी पार्टी जोर लगाकर लड़ रही थी क्योंकि आपको वापस कमलनाथ जी की सरकार बनानी थी। तो कम से कम ऐसे तर्क तो मत दीजिए कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। राम मोहन जी, किसी भी राज्य में उपचुनाव हो, उसका नतीजा उठा के देख लीजिए। ज्यादातर चुनाव में जो नतीजे होते हैं वो सत्ता पक्ष के हिस्से में आते हैं। ये आपको ऐसा लगता है जो चुनाव डिसाइडर हो, जिन 20-25 विधायकों के चुनाव से सरकार इधर उधर जा रही हो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन्हीं बातों को उदाहरण बनाकर आप मध्य प्रदेश की सत्ता में 2018 में आए थे, क्योंकि उसके पहले के उपचुनाव कांग्रेस ने जीते थे बीजेपी के होते हुए। तो ये तर्क नहीं होता है। ऐसे समाजवादी पार्टी ने भी कुछ उपचुनाव जीते थे और उन्होंने कहा कि देखिए हमारी लहर वापस बन रही है और मोदी जी की लहर जा रही है। ये तर्क बिल्कुल नहीं हो सकता कि देखिए वो चुनाव इसलिए हार गए, जनता के बीच वापस गए, जनता ने वापस चुनकर भेजा। इसका मतलब है कि आपकी पार्टी की रणनीति कमजोर है और उसको दुरुस्त करने पे ध्यान दीजिए। बाकी आपके सारे तर्क ठीक हैं, उनको मैं आगे बढ़ाता हूं। संगीत रागी उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। संगीत रागी जी। देखिए, इससे एक अर्थ ये निकलता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जीते वे पार्टियों के कारण नहीं जीते थे, वे उनकी व्यक्तिगत जो छवि थी या उनका व्यक्तिगत जो उनका भी मेंटर रहा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों या उनकी अपनी छवि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी, वही उनके जिताने का कारण थी कांग्रेस पार्टी की, और उसके राजनीतिक नेतृत्व की उसकी भूमिका नहीं थी। दूसरी बात, देखिए, इस मुद्दे की चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए कि भाई क्या उन्होंने विषैले राजनीति के बारे में बात करी। तो आप जरा देखिए कि इमरान मसूद एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी काट देंगे। अब वो इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं और उनको उत्तर प्रदेश की 2022 में जो विधानसभा के चुनाव की राजनीति थी उसके वो सूत्रधार बनते हैं। तो ये कौन सी विषैली राजनीति नहीं है भाई? जो प्रधानमंत्री के बोटी बोटी काटने की बात कहता हो उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं। गुजरात के अंदर आप देखिए, सौरभ प्लीज मुझे अपनी बात एक करके मुझे आपको जवाब देने का मौका दूंगा, प्लीज एक एक करके बोलिएगा जी। हाँ, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की फितरत में है कि ऐसे लोगों के साथ ये खड़ी हो जाती है। पहले भी खड़ी होती, कोई आज की बात नहीं है। जब ये बंगाल चुनाव लड़ने जा रहे थे विधानसभा का, तो वहाँ का जो सबसे रैडिकल मौलाना है वो उसके साथ खड़े हो गए, उनके साथ गठबंधन कर लिया। अरे भाई, ये वामपंथी पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया, इस्लामिक रेडिकलिज्म और वामपंथियों के बीच में कोई बहुत अंतर नहीं था हिंसा के मामले में, खास करके बंगाल और केरला के मामले में। वो ह्यूमन कैनिबलिज्म के लिए जाने जाते हैं।
लेकिन आपको राजनीतिक समझौता करना था, आपको राजनीतिक समझौता करना था। जब इसी मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया और मुस्लिम लीग को दोबारा इस देश में खड़ा किया, असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को जमीन किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने जमीन दी। कांग्रेस के साथ वो सांसद बन के गठबंधन में इनफैक्ट थे। तो ये आप मत कहिए कि आप विषैली राजनीति नहीं करते हैं। आपके लिए पोप और पादरी जो है, वो यही मध्य प्रदेश का चुनाव था जब कमलनाथ जो है वो मुसलमानों के बीच की सभा में कहते हैं कि आप 90% से ज़्यादा बाहर निकल के तभी हम बीजेपी को हरा पाएंगे। ये कौन सी नफरत की राजनीति नहीं है? तो ये भारतीय, हाँ एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश पर 10 सेकंड खत्म करूंगा, आप बात कीजिएगा, बिल्कुल कीजिए। देखिए, इस देश का हिंदू जागा है और उसको समझ में आया है, वो समझना शुरू कर दिया है कि हमारे खतरे कौन कौन है। आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा इस देश को अंदर से दीमक की तरह छाट गई। नतीजा ये है कि देश का हिंदू समाज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो आप जनेऊ पहनिए या मंदिर घूमिए, कोई पता नहीं, उनको पता है कि ये कौन है। ठीक है, ये वे लोग हैं, वो दुबई से संचालित होते हैं या कहीं और से संचालित होते हैं, इनका आका कहीं और है, इसलिए आपके साथ खड़ा नहीं होता है। देवाशीष जरारिया, रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, अब मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आपने मणिशंकर अय्यर जी की बात कर, जब उनका बयान आया, कितने साल के लिए कांग्रेस ने उनको निष्कासित किया? 6 साल के लिए निष्कासित। और जब उसके बाद निष्कासन वापस लेके वो पार्टी वापस, पहले उनको सजा दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी पाई जाती है। ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, अभी हाल के मामला चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की रेसलर्स बैठी हुई है, धरना कर रही है, ठीक है, उन पर गंभीर आरोप है, आप FIR दर्ज नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसकी FIR दर्ज नहीं कर रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR दर्ज होती है। लेकिन एक सांसद को बचाने के लिए ना उससे मोदी जी से सवाल करने को तैयार है, ना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व से सवाल करने के लिए तैयार। वो खुलेआम बयान दे रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन आप इस्तीफा लेने के लिए तैयार। इससे पहले आ जाइए, कृषि आंदोलन में लखीमपुर खीरी में एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को रोन दी। पूरे देश में हाय हुआ, शोर शराबा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आपके मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री से मान लीजिए, उस मंत्री से इस्तीफा नहीं ली। तो ये तो शुचिता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में इतनी चूर है कि वह सही गलत का अंदाजा नहीं कर पाती। अब इसको मैं जहर की राजनीति ना बोलूं तो क्या बोलूं? अब बताइए, इस देश में हर बार चुनाव होते हैं, हर साल भर में चुनाव होते हैं, ठीक है। 9 साल मोदी जी को हो गए, लेकिन मुद्दे तमाम चैनलों पर डिबेट होती हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, भाई महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ मुद्दे आते हैं। लेकिन जब चुनाव के आखिरी के 10 दिन बचे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होता है कि अरे हमें वोट नहीं दिए जाओगे तो दंगे हो जाएंगे, हमें वोट नहीं दोगे तो मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, अरे हमें वोट नहीं दोगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे, अरे हमें वोट नहीं दोगे तो मंदिर कहाँ से बनेंगे। यह देश, ये टेप रिकॉर्डर जो है ना, ए साइड और बी साइड, इसको सुनते सुनते 9 साल गुजर गए हैं। संगीत रागे जी, मैं आपके साथ में लंबे समय बाद जमीन पर बैठा हूँ, काफी लंबे समय से बैठा हूँ। आपसे 4 साल 5 साल पहले भी मैं आपके यही वक्तव्य सुनता था, और आज 4 साल 5 साल के बाद भी आपके बारे यही वक्तव्य सुन रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाने के बावजूद भी आज मुद्दा विहीन है। उसके पास आज तक उसको समझ में नहीं आया कि मैं 9 साल में हिंदुओं को खतरे से बाहर नहीं निकाल पाया जी। आज तक भी। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी इस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक बार फिर आरपी सिंह में आता हूं आपके पास। जी, बस एक सेकंड सिंह साहब, जरा रुक जाइए, क्योंकि बात संगीत रागी की थी तो उन्हें रिस्पॉन्ड करने दीजिए प्लीज, फिर दोनों के पास आऊंगा आपके पास। रागी जी प्लीज। मैंने इसलिए कहा कि वो खतरे हैं। ये खतरे 1947 में भी थे, लेकिन देश का नेतृत्व उस समय समझ नहीं सका। अंबेडकर चाहते थे, और मैं आज भी कहता हूँ, देश के अंदर संवेदनशील इलाके बढ़े हैं और कांग्रेस की सरपरस्ती से ही बढ़े हैं। इस देश में सरतन से जुदा किनारे लगाए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक जुबान नहीं खुली। राहुल गांधी का एक ट्विटर पर एक ट्वीट नहीं हुआ, न प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट हुआ।
यदि यही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमेरिका जाकर के हिंदुओं को गलियाते हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशनों को गलियाते हैं, लेकिन उनकी जुबान या उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि क्या इस्लामिक रेडिकलिस्टों के खिलाफ बात कर सकें। और ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि देखिए, बिहार के अंदर दंगे नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी मॉडल हुआ तो दंगे नहीं हुए, रामनवमी के अंदर दंगे नहीं होते हैं। दंगे वहीं होते हैं जहां विपक्षी पार्टियां एक समुदाय विशेष को संवेदनशील से ज़्यादा अति संवेदनशीलता की ताकत प्रदान करती है, इसलिए दंगे होते हैं। और इसीलिए उन्होंने, अमित शाह जी ने कहा, और ये ठीक कहा, जाकर के आसाम में दंगे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ हेमंत बिस्व शर्मा है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर योगी मॉडल है। और यही स्थिति यदि पूरे देश में रही तो दंगे इस देश के अतीत बन जाएंगे। और यदि कांग्रेस आती है तो दंगे की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि उन जो मानसिकता दंगे को आगे बढ़ाती है वो कांग्रेस पार्टी उसको ताकत देती है। जी जी, घनश्याम तिवारी जी। देखिए जो रागी साहब बार बार कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? 400 से 500 ऐसे सिटिंग एमएलए और एमपी हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है भारतीय जनता पार्टी के। महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या हुई, आरएसएस ने मिठाई बांटी, ये बात हमारे अखबारों में दर्ज है। ये जिस बिहार के दंगे की बात कर रहे थे, ये आज का अखबार है जो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए ने सासाराम में जो दंगे कराए उसके लिए पुलिस ने उन्हें पकड़ा। जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वहां पे तो बेटियां इस तरीके से बैठी हैं कि रामायण से लेकर महाभारत से लेकर के देश के 5000 साल के इतिहास में किसी एक व्यक्ति पर 1000 बच्चियों के शोषण का आरोप नहीं लगा। तो ये खोखली बातें हैं। ये अडानी जी को मजबूत करके दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना करके हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। देश की संसद को ठप करके हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं जा सकता। ये ब्रजभूषण सिंह को बचा करके हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। 400 से 500 ऐसे लोग हैं जिनके अपने एफिडेविट में क्रिमिनल चार्जेस है, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। कर्नाटक की बात कीजिए, क्या आरपी सिंह बताएंगे या संदीप रागी बताएंगे? कर्नाटक को बचाने की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र को बचाने की मैं बात कर रहा हूं। 10 दिन बचे हैं चुनाव को। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया, लेकिन जारी क्या किया है, इनका एक कैंडिडेट है मणिकांत राठौड़, उसकी वीडियो वायरल होते हैं, बंदूक को लेकर के ऐसे ऐसे घुमा रहा है। किसके खिलाफ लड़ रहा है? प्रियांक खरगे के खिलाफ लड़ रहा है। उसके ऊपर कितने केसेस हैं? 40 केसेस हैं। क्या ये मणिकांत राठौड़ है जो प्रधानमंत्री जी की नाक की लड़ाई लड़ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी की लाज बचा रहा है? उनके गवर्नेंस का मॉडल है, रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसे ऐसे लहरा रहा है और वो इनका कैंडिडेट है। हो सकता है कई विषय एक साथ आपके लिए जवाब देने के लिए। आरपी सिंह जी। घनश्याम तिवारी जी, अतीक अहमद भैया है या चाचा है या मामा है, ताए आपके बता कर जाइएगा जरूर, क्योंकि अब तक एक शब्द नहीं निकला आपका अतीक अहमद के लेकर। गैंगस्टर अतीक अहमद क्या लगता था आपका और अखिलेश यादव का, ये जरूर बता कर जाइएगा। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, जरा बता दीजिएगा, जो इमरान प्रताप करी है वो क्या कहते हैं अतीक अहमद को लेकर वहां जाकर, और उनके शब्दावली क्या है अतीक अहमद को लेकर? वो उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए वो बड़े माननीय सम्मानीय है अतीक अहमद। और ये भी बता दीजिए, मुख्तार अंसार क्या लगते हैं? प्रियंका वाड्रा के भैया लगते हैं क्या, जो उनको वहां पर जेल में बैठा रखा? भैया जी को किस लिए बैठा रखा पंजाब की जेल में? क्योंकि यहाँ पे ना आ सके, यहाँ पे मुकदमे ना चल सके, उनको किस मुकदमे में जेल में बैठा रखा? और 55 करोड़ रुपए 55 लाख रुपए वहां पर उनकी फीस देती नहीं पंजाब सरकार उनको बचाने के लिए, उनको 1 लाख का ट्रीटमेंट देते रहे। ये है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। आप सिर्फ मुसलमानों जी किसी हद तक जाते, आप उनके लिए भला भी नहीं करते, परंतु वोट बैंक की राजनीति कुछ भी करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री को गाली निकालना, मुसलमानों को खुश करने के लिए अलग जो उनके गैंगस्टर्स हैं उनके जाकर पैर पकड़ना, क्योंकि एक वोट पड़ता है, एक वोट का असर होता है। गैंगस्टर को चुनाव जिताओ, फिर गैंगस्टर के तलवे चाटो उसके वोट के लिए। ये है आपका ट्रैक रिकॉर्ड, समझे आप? इसलिए ज्यादा मत कहिएगा और मुझे बताकर जाइएगा कि वो जो प्रियंका वाड्रा के भैया मुख्तार अंसारी, उसके लिए काय को इतनी छटपटाहट को यूपी ले आ सके। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा इस पे डिस्कशन आगे बढ़ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बात इतनी तो है कि अगर राजनीतिक मंचों से बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर छोटे नेताओं को उनसे शय जरूर मिलती है। और राजनीति की दिशा, चुनाव में एजेंडे असल में पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी की बड़ी लीडरशिप ही तय करती है कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाया जाएगा। और जब आप किसी सरकार को हटाने के लिए, मसलन कांग्रेस बीजेपी को हटाने के लिए ये चुनाव वहां पर लड़ रही है, तो फिर आपका ट्रैक एकदम क्लीन होना चाहिए कि आप किस ट्रैक पर ये चुनाव
लड़ना चाहते हैं या आप उसी ट्रैक पर आ जाते हैं जिस पर बीजेपी आपको लेकर आना चाहती है? इसका विश्लेषण शायद अंदर ही अंदर मंथन इस पर करने की आवश्यकता है। जी न्यूज़।